इस क्लास में यूपी सुपरटेट भर्ती परीक्षा के लिए संपूर्ण तार्किक ज्ञान देखेंगे। तार्किक ज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, तार्किक ज्ञान से सुपरटेट में 5 प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर का। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से 5 नंबर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में सादृश्यता या समानता। तो यहाँ पर समझेंगे सादृश्यता क्या है। देखिए दोस्तों, सादृश्यता का अर्थ है समानता या संबद्धता। इसमें प्रथम दो पदों के बीच एक विशेष संबंध होता है और उसी संबंध के आधार पर हमें तीसरे पद के लिए चौथा पद चुनना होता है। तो प्रारूप कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रथम पद होता है, फिर द्वितीय पद, फिर तृतीय पद और तृतीय पद के सापेक्ष आपका प्रश्नवाचक पद होता है। मतलब यहाँ पर आपको उत्तर ढूंढना होता है। सादृश्यता हल करने की ट्रिक्स एवं नियम यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है अक्षरों का विपरीत क्रम याद करने की ट्रिक। अपोजिट लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत अक्षरों के स्थानों का योग हमेशा 27 होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ए का 1 और जेड 26वें नंबर पर होता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत अक्षरों के स्थानों का योग हमेशा 27 होता है। अब ए और जेड इनका योग 27 हो जाएगा, 26 एक 27। ठीक है, चलिए यहाँ पर विपरीत अक्षर दिया गया है, देख लीजिए। ए का विपरीत जेड होता है, आजाद से आप इसे याद कर सकते हैं। बी का वाई होता है, इसे बॉय से याद कर सकते हैं। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी का एक्स होता है। डी का डब्लू होता है। ठीक है, इसे क्रक्स, इसे ड्यू या दूध वाला ऐसे भी याद कर सकते हैं। डी का डब्लू अपोजिट होता है। ई का वी होता है, इवनिंग से याद रख सकते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है। एफ का अपोजिट यू होता है, इसे फन से याद रख सकते हैं या फुल से याद रख सकते हैं। जी टी, जी का अपोजिट टी होता है या टी का जी होता है, तो जी टी रोड से याद कर सकते हैं। एच एस हाई स्कूल से इसे याद कर सकते हैं, एच का अपोजिट यस होता है। अपोजिट अक्षर आपको याद करना पड़ेगा, इससे आप जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आई आर, आई का आर होता है, इंडियन रेलवे से आई आर अपोजिट याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू होता है, जंगल क्वीन या जैक क्वीन, इससे याद रख सकते हैं। के का पी होता है, कानपुर से आप याद रख सकते हैं। यल का अपोजिट ओ होता है, लब से याद कर सकते हैं। यम का अपोजिट यन होता है, मैन से याद रख सकते हैं। अक्षरों के स्थान याद रखने की ट्रिक यहाँ पर देखिए। ई ज्योति, ये ट्रिक है 5 टेबल की, 5 की टेबल, जैसे 5 10 15 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। तो 5 की टेबल की ट्रिक है ये ई ज्योति। ई 5वें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर होता है, ओ 15वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर होता है, वाई 25वें स्थान पर होता है। तो ये ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। 3 की टेबल की ट्रिक भी यहाँ पर है, देखिए। सी तीसरे स्थान पर, एफ छठे स्थान पर, आई 9वें स्थान पर, एल 12वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, आर 18वें, यू 21वें, एक्स 24वें। तो इस तरह से आपको अक्षर का जो स्थान है इसे याद रखना है, किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। संख्या सादृश्यता के लिए प्राथमिकता नियम। जब संख्या सादृश्यता का प्रश्न आए तो विकल्पों को इस क्रम में वरीयता दें। जैसे अभाज्य संख्याएं, अगर संख्या सादृश्यता का प्रश्न आया है तो आपको वरीयता देना है पहले अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। नियम अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल और पीवाईक्यू आगे देखेंगे हर टॉपिक का। वर्ग एवं घन फिर देखेंगे दूसरा क्रम, जैसे स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर प्लस माइनस 1 या क्यूब प्लस माइनस 1, ये भी नियम लगता है। फिर लास्ट में गुणा या भाग देखेंगे और इसके बाद गुणा भाग के बाद जोड़ या घटाव देखेंगे। चलिए सादृश्यता के मुख्य प्रकार एवं उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। पहला है शब्द सादृश्यता। या दोस्तों, सामान्य ज्ञान, जीके, विज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी शब्दों पर आधारित होती है शब्द सादृश्यता। तो इसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे इकाई व मापक, जैसे कार्य का जूल होता है वैसे ही दाब का पास्कल होता है। इसी तरह से देश व राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसी तरह से जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। तो यहाँ पर एक खाली स्थान दे देता है, वहाँ पर आपको उत्तर चुनना होता है। ठीक है, इसी तरह से राज्य व राजधानी दे दिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी,
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो जयपुर हो जाएगा। अंग व रोग से दे देता है प्रश्न, आंख का रोग है मोतियाबिंद और त्वचा का रोग है एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। तो इस तरह से उत्तर यहाँ पर ढूंढना होता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है अक्षर सादृश्यता। यह वर्णमाला के स्थानों और कोड पर आधारित होता है, जैसे कि CAT, कैट, DDW, BIG, आगे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है पहले और दूसरे में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको तीसरे और चौथे में लगाना है। जैसे C है, पहले स्थान पर C है और यहाँ पर D है, तो यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, +1 हुआ है। और A वाला देखेंगे, A के यहाँ पर A है और यहाँ पर D है, तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर T वाला देखेंगे, यहाँ T है, यहाँ W है, यहाँ भी +3 हुआ है। ठीक है, क्योंकि T के बाद UVW मतलब +3 हुआ है। तो ऐसे ही B के बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे। B के बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर I है, I के बाद इसमें A के बाद +3 हुआ था, यहाँ पर I के बाद +3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, JKL। फिर G है, G के बाद +3 इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G के बाद HIJ, तो यहाँ पर J हो जाएगा। तो यहाँ पर CLJ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए CLJ। तो इस तरह से यहाँ पर संबंध ढूंढना है। चलिए अगला है दोस्तों संख्या सादृश्यता। संख्याओं के वर्ग, घन या गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, PYQ है, ये सुपर टेट में पूछा गया था। यम के और आगे 169/121, फिर आगे JH, फिर आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है संबंध क्या है, यम के और यहाँ पर 169/121। 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। 121 11 का वर्ग है। और यहाँ पर देखेंगे यम का मान कितना होता है, देखिए 13 होता है, क्योंकि 13वें स्थान पर यम होता है और के 11वें स्थान पर होता है। तो पहले 13 का स्क्वायर 169 किया गया, फिर 11 का स्क्वायर 121 किया गया, तो यम और के यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह से जे और एच का स्थान यहाँ पर देखेंगे, जे 10वें स्थान पर है और एच 8वें स्थान पर है। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 धामा 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा। आसान प्रश्न था, 100 और 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100/64। तो इस तरह से प्रश्न सुपरटेट में रीजनिंग का पूछा जाता है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, PYQ है ये। तो ऐसे ही आपको संबंध देखना है। चलिए अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। वही PYQ यहाँ पर दिया गया है जो ऊपर आपको बताया गया, यम के 169/121 JH। तो इसे बता ही दिया गया है, मतलब यम का स्थान 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और के का स्थान 11 है, इसका स्क्वायर 121 कर दिया गया। तो ऐसे ही जे और एच का कर देंगे। जे का स्थान क्या हो जाएगा, 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। एच का 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 10 धामा 100 ये हो जाएगा, 28 64 ये हो जाएगा। 100/64 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिस प्रकार विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, उसी प्रकार विटामिन सी का संबंध किस रोग से है। तो इसका संबंध स्कर्वी रोग से है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं सुपरटेट में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से रक्त आना स्कर्वी रोग में होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए 7 और 50 11। तो यहाँ पर देखेंगे 7 50 में क्या, अब यहाँ पर पहले स्क्वायर वाला देख लेते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 49 प्लस 1 कर देंगे 50 हो जाएगा। वैसे 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 में 121 और प्लस 1 इसमें कर देंगे 122, तो 122 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 122 देखिए यहाँ पर आंसर हो गया, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, 122 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि JLNP और OMKI संबंधित है तो SUWY और आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर सभी का स्थान आपको याद रखना है, और वैसे भी रिलेशन दोनों में देखना है पहले इसमें और इसमें क्या है। जैसे यहाँ पर JLNP है, OMKI यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लास्ट में I है और यहाँ पर पहले J है, तो I के बाद J आता है, IJ +1। ठीक है, तो वही संबंध आगे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर K है, K के बाद यहाँ पर यल है, और यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है,
यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है। तो ऐसे ही इसमें भी आप संबंध बना सकते हैं। जैसे आई था, यहाँ पर जे हो गया। अब यहाँ पर यस है तो यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए, आर के बाद यस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर यू है तो इसके पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, टी के बाद यू आता है। यहाँ पर डब्लू है तो डब्लू के पहले क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। यहाँ पर वाई है, वाई के पहले क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स वी टी आर, एक्स वी टी आर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको संबंध संबंध दोनों में ढूंढना है। चलिए अगला टॉपिक है असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। कथन और कारण, देखिए दोस्तों इसमें दो कथन दिए जाते हैं। कथन ए एक तथ्य या विचार प्रस्तुत करता है और कारण आर कथन के पीछे की वजह या वैज्ञानिक तर्क या आधार बताता है। हमारा उद्देश्य यह जांच करना होता है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और क्या आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथन और कारण हल करने की मास्टर ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। स्टेप 1 पहले क्या करेंगे, तथ्य की जांच करेंगे। सबसे पहले कथन ए और कारण आर को अलग अलग पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों बातें सत्य हैं या फिर असत्य हैं। पहला पहला काम यही है, देखना कि सत्य है या असत्य। स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्योंकि वाली ट्रिक लगाएंगे। यदि ए और आर दोनों सत्य हैं तो कथन ए के आगे क्योंकि लगाकर कारण को पढ़ेंगे। कथन ए प्लस क्योंकि फिर कारण पढ़ेंगे। यदि यह पूरा वाक्य एक स्वाभाविक, तार्किक और सही अर्थ देता है तो कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर चुनने के 4 मानक विकल्प दिए जाते हैं, जैसे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इस तरह से। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस तरह से। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही, इस तरह से विकल्प दिया जाता है। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। कथन ए है, भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कारण आर है, इस दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। अब आपको देखना है क्या ये दोनों सही हैं या नहीं। तो भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। इस दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, बिल्कुल होता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। जैसे भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इस दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कथन ए सत्य है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। कारण आर भी सत्य है क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। तो ट्रिक लागू करें, यहाँ पर देखिए भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। तो वाक्य 100% तार्किक व्याख्या देता है, इसलिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस तरह से देखना है आपको। चलिए, लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे पर तैरती है। कारण आर है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक परंतु पारे से कम होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या दोनों कथन सही हैं या गलत हैं, ये क्या। चलिए यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। कथन ए वैज्ञानिक रूप से सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे पर तैरती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कारण आर भी सत्य है, जिस वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है वह तैरती है। चूंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है इसलिए वह पारे पर तैरती है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। भारत में कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण कन्नौज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या यह सही है, यह भी सही है, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर ए और आर, यहाँ पर अभी देखिए दोनों सही तो हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पर देखिए भारत में कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कन्नौज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन सही व्याख्या करता है या नहीं, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। अब भारत में कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कन्नौज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या इसलिए कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। कोई प्रदेश, कोई स्थान पश्चिमी भाग में स्थित हो या पूर्वी भाग में स्थित हो, इससे मतलब नहीं है, इसकी वजह से किसी को इत्र नगरी नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब सही व्याख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है,
इस तरह से आपको देखना है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन ए सत्य है, कारण आर भी सत्य है, परंतु कन्नौज को इत्र नगरी उसकी भौगोलिक दिशा के कारण नहीं बल्कि वहां के सदियों पुराने इत्र उद्योग के कारण कहा जाता है, अतः आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। कथन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। कारण आर 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कारण क्या है, गलत है, कथन आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सत्य है। दूसरा कारण असत्य है, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों द्वि आधारित तर्क, बाइनरी लॉजिक। चलिए यहाँ पर समझते हैं आधार दो, बेस दो क्या है, और नीचे जो दो यहाँ पर लिखा जाता है क्यों लिखा जाता है। तो देखिए दशमलव संख्या प्रणाली का जो बेस होता है ये 10 होता है। हम अपनी आम जिंदगी में जो गिनती लिखते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल कितने हैं, 10 हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर ये 10 हैं। तो इनका बेस क्या होता है, 10 होता है। उसका आधार 10 होता है क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए। जैसे संख्या 13 को गणित की भाषा में 13 और नीचे 10 लिखा जाता है गणित की भाषा में। अब यहाँ पर देखिए द्वि आधारित संख्या प्रणाली, बेस दो, बेस दो कैसे लिखा जाता है, कंप्यूटर और द्वि आधारित तर्क केवल 2 ही अंक को समझते हैं, 0 और 1 को। चूंकि इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं इसलिए इसीलिए इसका आधार 2 होता है, बेस 2 होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा किसमें, द्वि आधारित संख्या प्रणाली में। अब नीचे 2 लिखने का कारण क्या है, गणित और रीजनिंग में यह दर्शाने के लिए कि यह सामान्य संख्या नहीं बल्कि बाइनरी कोड है। कोष्टक के नीचे छोटा सा 2 लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 13 का बाइनरी कोड 1101 होता है, 1101 होता है। तो इसे दर्शाने के लिए 1101 और नीचे 2 लिखते हैं ताकि कोई इसे 1101 यानी 1101 ना समझ ले। चलिए इस पर आधारित प्रश्न आगे देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाइनरी नियम व प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नियम एक है बेस 2 की घातों की शॉर्टकट टेबल का नियम, दाएं से बाएं हमेशा 2 का गुणा करते हुए टेबल बनती है, ध्यान रखिएगा। दाएं से बाएं जैसे 1 2 4 8 16 32 इस तरह से बनता है। कैसे, 1 का मतलब ये 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 4 का मतलब 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा जाता है क्रम से। तो दाएं से बाएं, देखिए यहाँ पर दाएं से बाएं हमेशा 2 का गुणा करते हुए टेबल बनती है, जैसे 1 फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस तरह से। चलिए ट्रिक क्या है, दी गई संख्या को बनाने के लिए जिन अंकों को जोड़ेंगे उनके नीचे 1 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जिन अंकों को जोड़ेंगे उनके नीचे 1 लिखेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, आगे और समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल समझाएंगे। उनके नीचे 1 लिखेंगे, जिन अंकों की जरूरत नहीं होगी उनके नीचे 0 लिखेंगे और अंत में उत्तर के बाहर 2 लगा देंगे, इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। सामान्य संख्या 13 को द्विआधारी बेस 2 में 11012 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 13 में 2 से भाग देने पर 1101 आता है। क्योंकि 13 को बनाने के लिए 8 4 1 बराबर 13 या 8 4 1 की जगह 1 और 2 की जगह 0 होता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब 1101 होता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर देखिए व्याख्या यहां पर दिया गया है। प्रश्न यहां पर देखिए 13 दिया गया है, 13 है, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, 2 की घात 0 मतलब 1 से शुरू करेंगे। 1 इसका दूना, फिर 2 से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, इसका दूना 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 8 तक ले जाएंगे क्योंकि इनका कुल योग हमको 13 बनाना है, जिस भी संख्या को जोड़ने पर बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0 लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13
8 + 4 + 1, तो 8 के स्थान पर 1 लिखेंगे, 4 के स्थान पर 1 लिखेंगे, 2 के स्थान पर 0 लिख देंगे क्योंकि इसको नहीं जोड़ा जा रहा है, और 1 के नीचे 1 लिख देंगे, तो 11 0 1 हो जाएगा। तो इसे हम ब्रैकेट में करके 2 लगा देंगे, बेस 2 को दर्शाने के लिए लिखेंगे 11 0 1 बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि 13 को बनाने के लिए 8 + 4 + 1 = 13, 8 4 1 की जगह 1 और 2 की जगह 0 होता है। चलिए यहाँ पर संख्या 25 का द्विआधारी मान क्या होगा। अब 25 के लिए यहाँ पर देखिए, पहले 1 लिखेंगे, इसका 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे करके लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ना है टोटल 25, तो यहाँ पर 25 कहाँ से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए व्याख्या करके दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 2 4 8 16, यहाँ तक लिखा गया। अब यहाँ पर हमको 25 जोड़ना है, तो पहले हम 16 ले लेंगे, 16 में 8 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 के बाद हमको 1 अंक की जरूरत है, तो 1 यहाँ पर है, इसको जोड़ लेंगे, 4 और 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 16 8 1 जो लिया गया है इसके नीचे 1 लिखेंगे, 4 और 2 के नीचे 0 लिख देंगे क्योंकि इसको नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 1 और 4 2 के स्थान पर 0 0 फिर 1, और इसको बेस 2 में उत्तर आपका 11 0 0 1 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नियम 2 है, यदि P तो Q, PQ का केवल एक ही निष्कर्ष 100% सत्य होता है, यदि दूसरा नहीं हुआ तो पहला भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, शर्त है यदि राहुल पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा पास करता है। अब 100% सही निष्कर्ष क्या है इसका आपको यह बताना है। प्रश्न समझिए, शर्त क्या है, यदि राहुल पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा पास करता है, पढ़ाई नहीं करेगा तो परीक्षा पास नहीं होगा, यही निष्कर्ष निकलेगा। यदि राहुल ने पास किया तो उसने पढ़ाई की थी, यदि राहुल ने परीक्षा पास नहीं की तो उसने पढ़ाई नहीं की थी। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि राहुल ने परीक्षा पास नहीं की तो उसने पढ़ाई नहीं की थी। तीसरा नियम क्या है, या तो P या Q। ट्रिक क्या है, दोनों में से एक का होना अनिवार्य है, यदि पहला नहीं हुआ तो दूसरा निश्चित होगा। जैसे या तो लाइट A जलेगी या लाइट B, यदि लाइट A बंद है तो लाइट B क्या होगी, मतलब एक होना चाहिए, या तो लाइट A जलेगी या लाइट B। यदि लाइट A बंद है तो लाइट B क्या होगी, लाइट B चालू रहेगी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए B चालू रहेगी या ऑन रहेगी, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पात्रों वाले नियम यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, सत्यवादी हमेशा 100% सच बोलता है और झूठा हमेशा 100% झूठ बोलता है। अल्टरनेटर एक सच और एक झूठ बोलता है। नियम क्या है, जैसे नियम 4 है, मैं झूठा हूं, विरोधाभास नियम। यदि कोई व्यक्ति बोले मैं झूठा हूं तो वह 100% अल्टरनेट ही होता है। ठीक है, जैसे ए कहता है बी सच बोलता है, बी कहता है ये झूठा है, सी कहता है मैं झूठा हूं, सी क्या है, ए कहता है बी सच बोलता है, बी कहता है ए झूठा है, और सी कहता है मैं झूठा हूं, सी क्या है, तो सी अल्टरनेटर हो जाएगा, अदला बदली करने वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैं झूठा हूं बोलने वाला सदैव अल्टरनेटर होता है, तो अल्टरनेटर अदला बदली करने वाला राइट आंसर हो जाएगा। विरोधाभासी कथन नियम, ट्रिक देखिए, यदि दो में से एक कहे हम दोनों में से कम एक झूठा है, तो कहने वाला सत्यवादी और दूसरा झूठा होता है। कहने वाला सत्यवादी होता है और दूसरा झूठा होता है। जैसे P और Q में से एक सच बोलता है, एक झूठ। P कहता है हम दोनों में से कम एक झूठा है। कौन कहता है, P कहता है। तो P सच बोलने वाला, Q झूठ बोलने वाला। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। P सच बोलने वाला, Q झूठ बोलने वाला। P को झूठा मानने पर विरोधाभास होता है, इसलिए P सत्यवादी, Q झूठा। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, वर्गीकरण।
या विजातीय चुनना। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का अर्थ है समूह से भिन्न या अलग को पहचानना। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी नियम या गुण के आधार पर एक समान होते हैं और एक विकल्प भिन्न होता है। हमें उसी भिन्न या विजातीय विकल्प का चयन करना होता है। तो परीक्षा में यह मुख्य रूप से 3 भागों से पूछा जाता है, जैसे शब्द वर्गीकरण जीके या भाषा पर आधारित होता है, अक्षर वर्गीकरण वर्णमाला पर आधारित होता है, संख्या वर्गीकरण गणितीय प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। चलिए यहाँ पर संख्या वर्गीकरण के नियम और एमसीक्यू देखते हैं। नियम 1 क्या है? संख्या वर्गीकरण का आधिकारिक वृत्तक्रम यहाँ पर है। जब भी संख्या वर्गीकरण का प्रश्न आए तो विकल्पों को सदैव इस क्रम में जांचें। किस क्रम में? फर्स्ट प्रियोरिटी होगी अभाज्य संख्याएं, फिर दूसरा वर्ग एवं घन, तीसरा विभाज्यता गुणा या भाग, चौथा सम या विषम संख्याएं देखिए, पांचवा अंकों का योग करिए। ये क्रम आपको ध्यान रखना, पहले अभाज्य संख्याएं देखिए, फिर वर्ग करिए या घन करिए, प्लस माइनस भी करिए एक, फिर विभाज्यता या गुणा का भाग देखिए, मतलब कौन सा नियम इसमें लग रहा है आपको ढूंढना है क्रम से, फिर सम या विषम का चेक करिए, फिर अंकों का योग चेक करिए। इस तरह से चेक करना है जब तक आंसर ना मिल जाए। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। जैसे 13, 17, 23, 27 में भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पर आपको चेक करना है इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। जैसे पहले आपको अभाज्य यहाँ पर चेक करना है, जैसे 13 अभाज्य है, 17 क्या है? अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 27 क्या है? ये भाज्य है, या 3 का क्यूब भी है, 3 3 9 27, तो ये सबसे अलग हो जाएगा चौथा ऑप्शन 27। जैसे यहाँ पर देखिए 13, 17 और 23 अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, 27 एक भाज्य संख्या है, 3 और 9 से विभाजित होती है और 3 का घन भी है, तो यहाँ पर 27 आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से विजातीय को चुनिए। जैसे 64 है तो ये 4 चौक 16 चौक 64, 4 की घात 3 है, 25 है, 5 की घात 3 है, ये 5 25 पंचे 125, 216 है, 6 की घात 3 है, 6 36 छक्का 216, 12 है, ये 144 है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 बराबर में 144, ये स्क्वायर है, ये सबसे अलग है, और ऊपर ये सब क्यूब हैं, ये अलग हैं, ये एक समान है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 144। चलिए अक्षर वर्गीकरण के नियम यहाँ पर देखेंगे। नियम 2 है वर्णमाला स्थान एवं अंतर नियम। अक्षरों के स्थानीय मान लिखें। वर्णमाला स्थान एवं अंतर नियम, आपको क्या करना है? अक्षरों के स्थानीय मान लिखना है, जैसे ए का 1, बी का 2, जेड का 26, इस तरह से। अब अक्षरों के बीच का अंतर आपको देखना है, +1, +2 या -3 आदि जो भी हो, या स्वर या व्यंजन का पैटर्न आपको देखना है। ट्रिक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मास्त्र ई ज्योति, मतलब ई 5वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, ओ 15वें, टी 20वें, वाई 25वें, और ये वाला भी ट्रिक आपको ध्यान रखना है। चलिए दिए गए विकल्पों में से अक्षर में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए PRT, KMO, BDF और GJK। अब इनका अक्षर का जो स्थान आपको लिखना पड़ेगा, याद रहेगा तो आप जल्दी से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए P है 16वें नंबर पर है, ठीक है, P किस नंबर पर है? 16 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है और T 20 नंबर पर है। तो इसमें आप देखेंगे 16, 18 और 20। देखिए 16, 2, 18, 2, 20, इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसका और इसका और इसका चेक करना है, तभी आपका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए P 16वें स्थान पर है, R 18वें, T 20वें स्थान पर है, और इसमें +2 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह से K 11वें स्थान पर है, M 13वें स्थान पर है, O 15वें स्थान पर है, इसमें भी +2 की वृद्धि हो रही है, 11, 2, 13, 2, 15, ठीक है। B दूसरे स्थान पर है, D चौथे स्थान पर है, और F 6वें स्थान पर है, इसमें भी 2-2 का अंतर है। G 7वें स्थान पर है, J 10वें स्थान पर है, K 11वें स्थान पर है। तो इसमें देखेंगे 7, 3, 10, 1, 11, इसमें +3 और +1 है, +3 और +1 है, तो यह दोस्तों भिन्न है, चौथा ऑप्शन। तो इस तरह से सभी का स्थान आपको पता होना चाहिए, किस नंबर पर कौन सा अक्षर है। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा और वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है? AEI, IOU, EOU, BCD। चलिए यहाँ पर देखिए AEI ये क्या है? स्वर है। IOU ये भी स्वर है, और EOU ये भी स्वर है। BCD ये स्वर नहीं है, तो यह चौथा आपका भिन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बताया गया BCD केवल व्यंजन से बना है,
शब्द वर्गीकरण के नियम आप देखिए, सामान्य ज्ञान व अर्थ आधारित नियम। यह दोस्तों राज्य, राजधानी, महाद्वीप, विज्ञान, मापक इकाइयों व भूगोल पर आधारित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है, असंगत विजाति का चयन कीजिए। जैसे लखनऊ है, पटना है, भोपाल है, कानपुर है। अब यहाँ पर अलग कौन सा है? यहाँ पर देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की है, कानपुर ये उत्तर प्रदेश का ही शहर है, ये राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की, भोपाल मध्य प्रदेश की, ये अपने अपने राज्यों की राजधानियां हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, राजधानी नहीं है, तो कानपुर यहाँ पर अलग हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? एम्पियर, वोल्ट, वाट, किलोग्राम। एम्पियर, वोल्ट, वाट, किलोग्राम। अब इसमें देखिए, एम्पियर, वोल्ट और वाट भौतिकी में विद्युत एवं ऊर्जा से संबंधित मात्रक है। किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान मापने की एसआई इकाई है, तो किलोग्राम सबसे अलग हो जाएगा। चलिए, घड़ी एवं कैलेंडर अगला टॉपिक है, इसे भी देखते हैं अच्छे से। घड़ी एवं कैलेंडर क्या है? यह टॉपिक समय की गणना पर आधारित है। परीक्षा में इसे 2 भागों में बांटा जाता है। भाग 1 घड़ी, कोण, अतिव्यापन तथा दर्पण या जल प्रतिबिंब में बांटा गया है। भाग 2 में कैलेंडर, जिसमें विषम दिन, लीप वर्ष तथा तिथि से दिन निकालना शामिल होता है। चलिए, क्लॉक घड़ी के नियम व सूत्र यहाँ पर देखेंगे। पहला नियम है इसका सुइयों की गति और कोण का नियम। देखिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री प्रति मिनट, इसे याद रखिएगा। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री या 0.5 डिग्री का कोण बनाती है, 0.5 डिग्री प्रति मिनट, इसे ध्यान रखिए। घंटे वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच प्रति मिनट सापेक्ष गति 5.5 डिग्री प्रति मिनट होती है। नियम 2 क्या है? दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने का सूत्र है। कोण निकालने का सूत्र यहां पर दिया गया है। कोण थीटा बराबर 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे यम, ये होगा। क्या होगा? फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होगा? 30 गुणे h माइनस 11/2 और गुणे यम, इस तरह से रहेगा, जहां h घंटा है तथा यम मिनट है। चलिए, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 3:40 पर। अब यहाँ पर सूत्र आपको लगाना है, जैसे आपको बताया गया 30 गुणे h माइनस 1/2 गुणे यम, यही सूत्र बताया गया। 30 ऊपर क्या सूत्र था? देखिए, 30 गुणे h माइनस 1/2 गुणे यम, यही सूत्र यहाँ पर भी है। h बराबर 3, यम बराबर 40। प्रश्न में देखिए, h बराबर 3, यम बराबर 40, मतलब मिनट 40 है और आवर क्या है? 3 है, घंटे 3 है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h के स्थान पर 3 लिख देंगे, 30 गुणे 3 माइनस 11/2, यम के स्थान पर गुणे 40 कर देंगे, 30 या 90 हो जाएगा, और ये 30 या 90 और माइनस ये 11 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये 40 कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 बचेगा। तो 90 माइनस 11 दूनी 22, 220, और ये आपका आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है। नियम 3 क्या है? घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से घटा दें। जो समय दिया हो उसे 11:60 में या 23:60 में से घटा दें। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर ट्रिक बताया गया है। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो ट्रिक नियम क्या बताया गया था? 11:60 में से घटा देना है। 11:60 में से क्या घटाएंगे? समय अभी कितना यहाँ पर बताया गया है? 8:20, तो 8:20 यहाँ पर घटा देंगे। 11:60 में 8:20 घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 60 में 20 घटाएंगे, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में 8 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, 3:40। आंसर आपका 3:40 हो गया। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ट्रिक यहाँ पर क्या है? दिए गए समय को 11:60 में से घटा देंगे जब दर्पण में पूछा जाएगा। चलिए, कैलेंडर के नियम यहाँ पर देखते हैं। नियम 4, साधारण वर्ष एवं लीप वर्ष का नियम। साधारण वर्ष 365 दिन 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता है इसमें। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होता है।
जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है। जैसे 2024 ये 4 से कट जाएगा, 4 5 6 20, 4 से 24। 2028 ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष जैसे 1900 2000 को हमेशा 400 से भाग देकर जांचते हैं। चलिए, नियम 5 क्या है, विषम दिन निकालने का नियम। कुल दिनों की संख्या में से 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। जैसे प्रश्न यहाँ पर है, यदि 10 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए, दिनों का अंतर पहले देखेंगे। देखिए, यदि 10 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 31 जनवरी को। तो यहाँ पर 31 और 10, 31 माइनस 10 कर देंगे, 21 दिन दिनों का अंतर आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 3 सप्ताह आया, शेषफल 0 आया, मतलब विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शेषफल जब 0 आ गया तो सोमवार में 0 कर देंगे, मतलब सोमवार ही होगा। तो 31 जनवरी को सोमवार ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है सोमवार, तो यहाँ पर सोमवार ही होगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि 31 तारीख है तो दिन सोमवार ही रहेगा। वर्ष पुनरावृत्ति का नियम, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दें और शेषफल देखें। वर्ष पुनरावृत्ति का नियम क्या है, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दें और शेषफल देखें। यदि शेषफल 1 आए तो वर्ष 6 साल बाद रिपीट होगा। यदि शेषफल 2 या 3 आए तो वर्ष 11 साल बाद रिपीट होगा। यदि शेषफल 0 आए, लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होगा। चलिए, वर्ष 2017 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, 2017 में 4 से भाग देंगे, किसमें, 17 में, लास्ट के 2 अंक में 17 में 4 से भाग दे देंगे। शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहाँ पर देखिए 4 चौ 16, 1 17, 1 आएगा। अब नियम के अनुसार +6 जोड़ें, तो 2017 +6 कर देंगे, 2023 आपका आंसर हो जाएगा। शेषफल 1 आएगा तो यहाँ पर क्या बताया गया था, शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद रिपीट होगा, तो 6 यहाँ पर जोड़ देंगे 2017 में। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया, इसको ध्यान रखिएगा। सांकेतिक असमानता, सांकेतिक असमानता क्या है। इस टॉपिक में दोस्तों कथनों में विभिन्न प्रतीकों या चिन्हों, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या कोड प्रतीकों जैसे @ हैज, इस तरह से प्रतिशत, इस तरह से जो है पदों के बीच असमानता दर्शाई जाती है। इसके आधार पर निष्कर्षों की सत्यता की जांच करनी होती है। गणितीय प्रतीकों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जैसे a ग्रेटर देन b है, मतलब a b से बड़ा है। a लेस देन b है, a b से छोटा है। a बराबर b, मतलब a b के बराबर है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a b से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब है। a लेस देन इक्वल टू b, a b से छोटा है या बराबर है, इसका मतलब यह है। इसे ध्यान रखिएगा। नियम क्या है, ओपन गेट एवं क्लोज गेट की ट्रिक। प्रतीक को एक दरवाजे की तरह समझे। जैसे a ग्रेटर देन b है, यहाँ पर द्वार a की तरफ से खुला है तो a से b जा सकते हैं, लेकिन b की तरफ से बंद है। यहाँ पर a से b जा सकते हैं। इसी तरह से a लेस देन b है, द्वार b की तरफ से खुला है तो b से a जा सकते हैं, a से b नहीं। a बराबर b, मतलब दोनों तरफ से द्वार खुला है तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होगा, जैसे ग्रेटर देन या लेस देन, तो कम से कम एक बार यह चिन्ह रास्ते में आना अनिवार्य है। दूसरी प्रियोरिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, रास्ते के हर कदम पर यह चिन्ह या बराबर होना चाहिए। तीसरा प्रियोरिटी क्या है, नियम 2 ब्लॉक स्थिति का नियम। तीसरा प्रियोरिटी बराबर का है। नियम 2 ब्लॉक स्थिति का नियम, यदि दो पदों के बीच रास्ते में विपरीत चिन्ह आ जाए, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ, या a ग्रेटर देन b लेस देन c, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक स्थिति का नियम क्या है, ब्लॉक स्थिति में a और c के बीच कोई भी निष्कर्ष ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू निश्चित रूप से सही नहीं होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नियमवार अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जैसे कथन p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन इक्वल टू r बराबर यस
ग्रेटर देन टी। तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला है P ग्रेटर देन R और दूसरा है R ग्रेटर देन T। तो इसमें बताना है केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, या फिर केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले निष्कर्ष एक की जांच करेंगे। जैसे P ग्रेटर देन R है, निष्कर्ष एक में क्या है, P ग्रेटर देन R है। तो यहाँ पर देखिए P से R की ओर जाएं, P से R की ओर जाएं तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। रास्ता खुला है तथा फर्स्ट प्रायोरिटी का चिन्ह ग्रेटर देन उपलब्ध है, अतः पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर P से R की ओर जाएं, P Q R, यहाँ पर देखिए P Q R, तो यहाँ पर पहला हो गया। निष्कर्ष दो की जांच करना है, R ग्रेटर देन T, R से T की ओर आपको जाना है, तो R बराबर यस ग्रेटर देन T। रास्ता खुला है तथा ग्रेटर देन चिन्ह लगा उपलब्ध है, तो दो भी आपका सही है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही है, यहाँ पर दोनों सही है। जैसे यहाँ पर देखिए P ग्रेटर देन R है, यहाँ पर देखिए P ग्रेटर देन Q है, Q ग्रेटर देन R है, या इक्वल टू है, तो इसका मतलब P ग्रेटर देन R सही है। और R ग्रेटर देन T है, R बराबर यस है और यस ग्रेटर देन T है। जब यस ग्रेटर देन T है तो R भी ग्रेटर देन T हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और कथन है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन C लेस देन D बराबर E। निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, A ग्रेटर देन D, A ग्रेटर देन D और B ग्रेटर देन D, क्या यह सही है? तो यहाँ पर देखिए पहले निष्कर्ष एक की जांच करेंगे। दिया है A ग्रेटर देन D, मतलब A से D जाने का प्रयास करेंगे, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन C लेस देन D। यहाँ पर देखिए C पर आकर विपरीत चिन्ह मिलने से रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष तो देखेंगे B ग्रेटर देन D, मतलब B से D जाने का प्रयास करेंगे, B ग्रेटर देन C लेस देन D, यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, तो ये भी दूसरा भी यहाँ पर गलत है। तो ना तो एक ना तो दो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A ग्रेटर देन D है, तो A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो A क्या D से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। B ग्रेटर देन D, B यहाँ है और D यहाँ है, और देखिए इसका चिन्ह इधर है, इसका इधर है, तो यहाँ पर दोनों सही नहीं है। नियम 3, या तो एक या दो का नियम, या तो एक या दो सही है के लिए तीन शर्तें पूरी होना अनिवार्य है। दोनों निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से गलत होने चाहिए, पहली शर्त है। दोनों निष्कर्षों में पद समान होने चाहिए। यदि रास्ता ब्लॉक है तो तीनों चिन्ह है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मौजूद होने चाहिए। यदि रास्ता खुला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के दोनों घटक ग्रेटर देन और इक्वल टू अलग अलग निष्कर्षों में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है कथन x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो निष्कर्ष है x ग्रेटर देन जेड या x इक्वल टू जेड। अब यहाँ पर कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर व्याख्या है, कथन से स्पष्ट है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, अर्थात x या तो z से बड़ा है या बराबर है। तो निष्कर्ष क्या है, x ग्रेटर देन जेड अकेला 100% सही नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% सही नहीं है। निष्कर्ष दो क्या है, x बराबर जेड यहाँ पर निकला है अकेला, ये भी 100% सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों पद में x और z समान है, क्या है, x और z समान है, और दोनों मिलाकर ग्रेटर देन तथा इक्वल टू पूरी शर्त x ग्रेटर देन इक्वल टू जेड बना रहे हैं। तो यहाँ पर या तो एक या दो सही आपका होगा, या तो एक या दो आपका सही होगा, मतलब कोई एक निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा, या तो एक या तो दो। चलिए अगला टॉपिक है कूट लेखन या कूटवाचन। कूट लेखन कूटवाचन क्या है? कोडिंग का अर्थ है किसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर या संख्या को किसी विशेष नियम या गुप्त भाषा में बदलना। डी कोडिंग का अर्थ है उस गुप्त कोड का नियम समझकर उसका मूल अर्थ ज्ञात करना। परीक्षा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के पैटर्न पूछे जाते हैं। एक है अक्षर कूट लेखन, दूसरा है संख्या या संदेश कूट लेखन, तीसरा है प्रतिस्थापन कूट लेखन। तो यहाँ पर नियम देखते हैं। पहला नियम है अक्षरों के स्थान याद रखने की ट्रिक।
जैसे ई ज्योति ट्रिक है 5 का पहाड़ा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो EJOTY, इससे आपका ये 5 अक्षर का स्थान याद हो जाएगा। और ये 3 का पहाड़ा, इससे भी आप याद रख सकते हैं या डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो। नियम 2 क्या है, अक्षरों के विपरीत जोड़े की ट्रिक। दो विपरीत अक्षरों का योग सदैव 27 होता है, जैसे A + Z 1 + 26 = 27, जैसे AZBYHSIR, जैसे कि ऊपर आपको ट्रिक बताया गया था, वही ट्रिक यहाँ पर फिर से लिखी गई है। तीसरा नियम क्या है, मैसेज या कॉमन वर्ड कोडिंग का नियम। सिद्धांत क्या है, जब 3-4 वाक्यों या संख्याओं के कोड दिए हों तो दो दो वाक्यों की आपस में तुलना करके उभयनिष्ठ शब्द और अंक को काटकर कोड निकाला जाता है। जैसे PYQ यहाँ पर एक दिया गया है, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यफ यहाँ पर है, यहाँ पर यफ है, यहाँ पर वृद्धि या कमी नहीं हुई है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। O के बाद यहाँ पर P है +1 हुआ है, R के बाद यहाँ पर T है +2 हुआ है, G के बाद J है +3 हुआ है, E के बाद I है +4 हुआ है। अब इसी तरह से इसमें देखेंगे CUL में यहाँ पर C है तो यहाँ पर 0 हुआ था तो C का मतलब 0 ही रखेंगे, यहाँ पर भी मतलब C ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। U है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर +1 हुआ था तो U के बाद V कर देंगे, ठीक है। फिर L है, L के बाद +2 कर देंगे, N हो जाएगा। P है, P के बाद +3 कर देंगे, S हो जाएगा। और इसके बाद R है, R के बाद +4 कर देंगे तो ये आपका V हो जाएगा। फिर I है तो यहाँ पर देखिए इसके आगे +5 कर देंगे, फिर +6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक ज़्यादा है, क्रम आगे बढ़ा देंगे इसका। तो यहाँ पर I के बाद +5 कर देंगे तो ये आपका N हो जाएगा, और T के बाद +6 कर देंगे तो ये आपका Z हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, वही नियम यहाँ पर नीचे बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। चलिए एक प्रश्न और है, सुपर टेट में पूछा गया है, PYQ है। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर ए गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड, 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। देखिए 256 है, 256 के लिए क्या है, 256 के लिए है यू आर गुड। 637 के लिए देखिए, 637 के लिए वी आर बैड। 358 के लिए देखिए, 358 के लिए गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है आपको यह बताना है। अब यहां पर देखिए पहले यू आर ए गुड इसमें और वी आर बैड में देखिए आर से आर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुड से ये गुड आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बैड से बैड आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें यू बचा है, यहाँ वी, यहाँ एंड बचा है। इसमें देखेंगे यहाँ पर देखिए 6 से 6 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। पूछा किसका गया है, एंड के लिए पूछा गया है। एंड इसमें है, एंड इसमें है, इसके लिए यहाँ पर 8 बचा हुआ है तो 8 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर 8 आया है, देख लीजिए। चलिए, यदि किसी निश्चित गुण भाषा में CAT को 24, DOG को 26 लिखा जाता है, उसी भाषा में PIG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C तीसरे स्थान पर है, A पहले स्थान पर है और T 20वें स्थान पर है। तो 20 1 21 3 24, 20 4 24, ये 24 हो गया, यहाँ पर 24 लिखा गया है। ऐसे DOG में देखेंगे 4 और O 15वें स्थान पर है और G ये आपका 7वें स्थान पर है। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे, ये 15 4 19 और 19 7 26, 26 यहाँ पर लिखा गया है। तो PIG को किस प्रकार लिखा जाएगा, PIG को कैसे लिखा जाएगा। तो P के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए P के स्थान पर 16 हो जाएगा, प्लस I के स्थान पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और G के स्थान पर 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 7 32 हो जाएगा।
ये 32 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 32 आपका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों गंभीर या तार्किक सोच। गंभीर या तार्किक सोच क्या है? इस टॉपिक में एक छोटा पैराग्राफ या कथन दिया जाता है जिसके आधार पर हमें तर्क की गहराई, तार्किक मजबूती या अंतर्निहित मान्यताओं की जांच करनी होती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कथन एवं तर्क, कौन सा तर्क मजबूत है? कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन के पीछे क्या सोच छिपी है? कथन एवं कार्यवाही, व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? चलिए नियम यहाँ पर समझते हैं। मजबूत तर्क पहचानने के नियम। मजबूत तर्क जो सीधे कथन से जुड़ा हो, व्यवहारिक हो या देश समाज के हित में हो, तो वह मजबूत तर्क होता है। कमजोर तर्क जो केवल भावनात्मक या अंधविश्वास पर आधारित होता है, जिसमें केवल एकमात्र जैसे अतिवादी शब्द लिखे हों, वह कमजोर तर्क होता है। जो अन्य देश या व्यक्ति की केवल अंधी नकल करने की सलाह दे। नियम 2 क्या है? पूर्व धारणा पहचानने के नियम। पूर्व धारणा का अर्थ है वह बात जो वक्ता के मन में कथन बोलने से पहले छिपी होती है। ट्रिक क्या है? यदि पूर्व धारणा में हमेशा, कभी नहीं, सभी, केवल लिखा हो तो वह सामान्यतः गलत या अमान्य होता है। सरकारी विज्ञापन या सूचना या चेतावनी का उद्देश्य सकारात्मक सुधार लाना होता है या हमेशा मान्य होता है। तीसरा नियम है कार्यवाही चुनने के नियम। कार्यवाही हमेशा समस्या का समाधान करने वाली होनी चाहिए, समस्या को और बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही व्यवहारिक होनी चाहिए और कठोर अत्यधिक दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कथन है क्या प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को होमवर्क देना बंद कर देना चाहिए, गृह कार्य देना बंद कर देना चाहिए? तर्क दिया गया है हाँ, इससे बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक तनाव कम होगा और वे खेल कूद में भाग ले सकेंगे। दूसरा तर्क है नहीं, केवल गृह कार्य ही बच्चों को अनुशासित रखने का एकमात्र तरीका है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तर्क दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए तर्क एक क्या है? व्यवहारिक है और बच्चों के सर्वांगीण विकास या तनाव मुक्ति की तार्किक बात कर रहा है। तो तर्क एक तो आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन तर्क दो एकमात्र तरीका लिखा है जो इसे कमजोर बनाता है, क्योंकि अनुशासन के अन्य तरीके भी होते हैं। तो यहाँ पर केवल तर्क एक मजबूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि आप कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आप विषय को नहीं समझ पाएंगे। एक शिक्षक का छात्र से कथन। पूर्व धारणाएं हैं, छात्र शिक्षक की बात समझ सकता है। यदि आप कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आप विषय को नहीं समझ पाएंगे। ये एक शिक्षक का छात्र से कथन है। तो पूर्व धारणाएं क्या है? छात्र शिक्षक की बात समझ सकता है, विषय को समझने के लिए कक्षा में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व धारणा एक क्या है? मान्य है। क्यों? क्योंकि शिक्षक यह मानकर ही सलाह दे रहा है कि छात्र उसकी भाषा समझ सकता है, इसीलिए सलाह दे रहा है। पूर्व धारणा दूसरा भी मान्य है। क्यों? क्योंकि कथन का मूल आधार ही यह है कि ध्यान केंद्रित करना समझने की पहली शर्त है। तो दोनों यहाँ पर अंतर्निहित हो जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। कथन यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, मानसून की पहली बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है और भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। कार्यवाही क्या है? सरकार को तुरंत जल निकासी मशीनों को तैनात करके सड़कों से पानी निकालवाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बारिश का मौसम खत्म होने तक नागरिकों को अपने घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तर्क एक यहाँ पर सही है। कार्यवाही एक व्यवहारिक समाधान है जो समस्या को तुरंत दूर करती है। कार्यवाही दो अत्यधिक कठोर और अव्यवहारिक कदम है जिसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो केवल कार्यवाही एक ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घन एवं पासा, यह टॉपिक 3D आकृतियों की समझ पर दोस्तों आधारित है। परीक्षा में इसे दो मुख्य भागों में पूछा जाता है, भागों से पूछा जाता है। भाग एक में पासा, मानक पासा, साधारण पासा तथा खुला पासा से प्रश्न आता है ओपन डाइस से। भाग दो में घन, बड़े घन को छोटे घनों में काटना है या रंगे हुए फलकों की संख्या। चलिए डाइस का नियम यहाँ पर देखते हैं। मानक पासा का नियम, मानक पासा वह होता है जिसके दो विपरीत फलकों का योग सदैव एक होता है, वह मानक पासा होता है। जैसे एक के विपरीत 6 होता है, 6 और 1 का 7 हो जाएगा। 2 के विपरीत 5 होगा क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा, ये मानक पासा हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 होता है, 4 3 7 हो जाएगा। ध्यान दें पड़ोसी फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नियम 2 क्या है? साधारण पासे की विपरीत फलक की ट्रिक। घड़ी की दिशा नियम, जब पासे की दो स्थितियां दी हों और उनमें केवल एक संख्या कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उस कॉमन संख्या को पकड़ें और दोनों पासों में घड़ी की सुई की दिशा में घूमें। जैसे यहाँ पर देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 5 3 1 और 5 2 4 है। तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ आपको पकड़ना है, ट्रिक में आपको बताया गया है। दोनों चित्रों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ 5 है। तो चित्र एक में क्या लिखेंगे? 5 3 1 लिख देंगे। फिर दूसरे में 5 से शुरू करेंगे, 5 2 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 3 1 लिख देंगे, फिर
फिर 5 2 4 लिख देंगे। देखिए 5 इसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करने पर 3 के विपरीत 2 और 1 के विपरीत 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 के, यहाँ पर देखिए 5 3 1 5 2 4 तुलना करेंगे तो 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा गया था, तो यहाँ पर 3 के विपरीत में आपका आंसर 2 हो जाएगा। खुला पासा नियम, खुले पासे में एक सीधी रेखा में एक छोड़कर अगला फलक एक दूसरे के विपरीत होता है जब कोई भी विपरीत फलक आपस में जुड़े नहीं हो सकते। चलिए यहां पर नियम 4 देखते हैं क्यूब्स के लिए। रंगे हुए घनों के कटिंग सूत्र, यदि एक बड़े घन की प्रत्येक भुजा को n भागों में काटा जाए तो n बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। 3 तरफ से रंगे छोटे घन शीर्ष घन सदैव 8 होते हैं। 2 तरफ से रंगे छोटे घन मध्य घन 12 n - 2 होता है, इससे निकालेंगे। एक तरफ से रंगे छोटे घन केंद्रीय घन 6 n - 2 का स्क्वायर कर देंगे। 0 तरफ से रंगे छोटे घन रंगहीन के लिए n - 2 की घात 3 कर देंगे। कुल छोटे घनों की संख्या n की घात 3 कर देंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगे हुए घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगे हुए घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पर n बराबर क्या कर देंगे, 4/1 कर देंगे, मतलब 4 आ जाएगा, n बराबर 4। एक तरफ से रंगे घनों का सूत्र ऊपर बताया गया था 6 n - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मान रख देंगे 6 गुणे n के स्थान पर यहाँ पर 4 आया था, 4 - 2 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 4 बराबर 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर जो सूत्र बताया गया था उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आंकड़ा निर्वचन यहाँ पर देखेंगे। आंकड़ा निर्वचन क्या है इस टॉपिक में दोस्तों, जानकारी डेटा को चित्र तालिका या आरेख के रूप में दिया जाता है। हमें डेटा का विश्लेषण करके गणितीय गणनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों डीआई मुख्य रूप से 4 रूपों में पूछा जाता है, जो कि नीचे दिया गया है। तालिका के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, रेखा आरेख के रूप में पूछा जाता है। डीआई के दोस्तों 90% प्रश्न केवल इन 3 गणितीय अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि औसत है, औसत एवरेज बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, और प्रतिशतता एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई गुणे एक्स बटा वाई गुणे 100%, इस तरह से इसको देखेंगे। और प्रतिशत वृद्धि या कमी में प्रतिशत परिवर्तन, इसमें अंतर बटा प्रारंभिक मान और गुणे 100। ध्यान दें जिससे तुलना की जाए वह मान हमेशा नीचे या हर में रहता है। पाई चार्ट आधारित प्रश्न, नियम क्या है, पाई चार्ट में कुल मान हमेशा 100% या 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए एक परिवार का मासिक खर्च पाई चार्ट में दिया गया है। भोजन 40% है, मकान 20% है, शिक्षा 15% है, बचत 25% है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 40,000 रुपये है तो शिक्षा पर कितना खर्च होता है। चलिए इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए शिक्षा पर खर्च बराबर कुल आय का 15%। यहाँ पर देखिए शिक्षा पर पूछा गया है ना, तो कुल आय पर 15% यहाँ पर शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर शिक्षा पर खर्च बराबर कुल आय का 15% निकालेंगे, तो 40,000 गुणे 15/100 कर देंगे, और ये आपका 6,000 आपका आंसर आ जाएगा। तालिका आधारित प्रश्न देखिए, तालिका में दी गई पंक्तियों और स्तंभों का सही जोड़ और अंतर। तालिका में दी गई, नीचे दी गई तालिका में 3 वर्षों में 2 विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है। जैसे वर्ष विद्यालय ए विद्यालय बी 2021 में विद्यालय में 300, विद्यालय बी में 250, 2022 में 400 350, 2023 में 500 450। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्यालय ए में 3 वर्षों में नामांकित छात्रों का औसत क्या होगा। विद्यालय ए में 3 वर्षों में नामांकित छात्रों का औसत, विद्यालय ये है 3 वर्ष ये है, नामांकित छात्रों का औसत आप निकाल लेंगे। कुल इनका योग करके 3 से भाग कर देंगे, पूरा योग यहाँ पर तीनों का क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 400 आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत तुलना आधारित प्रश्न, उपयुक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 तक विद्यालय बी के नामांकित छात्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो तालिका दी गई थी 2021 से 2022 तक विद्यालय
बी के नामांकित छात्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? विद्यालय बी 2021-22, 21-22 यहाँ पर देखिए 21-22 ये है, विद्यालय बी ये है। तो कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पर देखिए 250 था, 350 हो गया, तो 350 में 250 माइनस कर देंगे और फिर बटा, यहाँ पर देखिए 2021 में विद्यालय बी बराबर 250, 2022 में 350 हुआ था, तो वृद्धि के लिए अंतर निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 350 माइनस 250 100 आ जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि क्या करेंगे, 100 बटा 250 गुणे 100 कर देंगे तो ये आपका 40% आ जाएगा। चलिए दिशा ज्ञान परीक्षण यहाँ पर देख लेते हैं। इस टॉपिक में दोस्तों किसी व्यक्ति की शुरुआती बिंदु से दिशा मुड़ने का क्रम, दाएं बाएं और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है। तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 उप दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। चलिए मूल नियम यहाँ पर देखेंगे। मुड़ने का नियम, दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है, बाएं मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमना है। नियम 2 क्या है? सीधी या न्यूनतम दूरी निकालने की पाइथागोरस प्रमेय। जब व्यक्ति चलने के बाद एक समकोण बनाता है इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर यह प्रमेय लगेगा। न्यूनतम दूरी डी बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। प्रमुख ट्रिपल एट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, 6 और 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, 12 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये प्रमुख ट्रिपलेट है, इन्हें याद रखिएगा। 20 और 20 20 रूट के बराबर। चलिए यहाँ पर PYQ देख लेते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। मान लेते हैं स्थान यह है, यहाँ से 40 किलोमीटर, पूर्व दिशा इधर है तो 40 किलोमीटर चलेगा। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 20 किलोमीटर चलेगा उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से 20 किलोमीटर चलेगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थान ये था और यहाँ पर इसको मिला देंगे और ये वाला इसको मिला देंगे। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर देखिए ये 20 है, ये 40 है, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। और देखिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 तो ये जो कर्ण बन रहा है इसका मान क्या हो जाएगा? रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20 दिशा में 400 ये 800 ये हो जाएगा। तो 800 का जब निकालेंगे, जैसे 800 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 20 रूट 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 रूट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही यहाँ पर निकाला गया है 20 रूट 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर ये 5 किलोमीटर चलता है, इधर आ जाएगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से ये किस दिशा में है? तो ये जो दिशा है ये पश्चिम है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम। तो यहाँ पर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम। यहाँ पर देखिए पश्चिम है। समूहन एवं चयन। इस टॉपिक में दोस्तों दी गई शर्तों के अनुसार व्यक्तियों, वस्तुओं या टीमों का चयन या समूहन करना होता है। परीक्षा में यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से पूछा जाता है। शर्ती चयन आधारित पहेली, यदि ए चुना जाता है तो बी नहीं चुना जाएगा। गणितीय संचयन या संयोजन आधारित चयन NCR फार्मूला। चलिए मूल नियम यहाँ पर देखते हैं। शर्ती चयन के 3 गोल्डन नियम यहाँ पर दिए गए हैं। नियम 1 है एक साथ चयन, मस्ट बी टुगेदर। यदि ए का चयन होता है तो बी का चयन भी अनिवार्य रूप से होगा, पहला नियम है, ठीक है। नियम 2 क्या है? परस्पर अपवर्जित, ए और बी दोनों एक साथ नहीं चुने जा सकते। यदि ए चुना गया है तो बी बाहर रहेगा, दूसरा नियम है। नियम 3 निर्भरता नियम, सी का चयन केवल तभी होगा जब डी को चुना जाए। नियम 2 गणितीय चयन का सूत्र, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के कुल तरीकों की संख्या। इसमें c का अर्थ होता है संचय, जैसे NCR, तो इसे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है और ये
कॉम्बिनेशन मतलब संचय, सी का मतलब है। तो यहाँ पर ट्रिक्स दी गए हैं, जैसे NC1 है, NC1 है तो यहाँ पर N आएगा। वैसे ही 5, जैसे 5C N है 1 है तो 5 आएगा। ऐसे ही NC N है तो 1 आएगा। 5C 5 है तो 1 आएगा। NC2 है तो N गुणे N माइनस 1/2 हो जाएगा। वैसे ही 6C2 है तो 6 गुणे 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। 5 सदस्यों ABCD और E में से 3 सदस्यों की एक टीम बनानी है। शर्तें यहाँ पर निम्नलिखित हैं। यदि A चुना जाता है तो B भी चुना जाएगा। C और D एक साथ नहीं चुने जा सकते। E का चयन अनिवार्य है। यदि टीम में C को शामिल किया जाता है तो टीम के अन्य 2 सदस्य कौन होंगे। चलिए यहाँ पर नियम देखते हैं। शर्त 3 के अनुसार दोस्तों E अनिवार्य रूप से टीम में है, तो दिया गया है C टीम में है, अतः 2 सदस्य तय हो गए, C और E। अब थर्ड सदस्य का चयन करना है तो शर्त 2 यहाँ पर लागू होगा। C टीम में है इसलिए D नहीं चुना जा सकता, शर्त बताया गया है ऊपर। शर्त 1 लागू करें, यदि A चुनते तो B भी चुनना पड़ता, जिससे टीम 4 लोगों की हो जाती, जो कि असंभव है। तो अब बचा हुआ केवल B ही थर्ड सदस्य होगा, CEB। तो यहाँ पर सही उत्तर B और E, टीम आपका CBE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शर्त को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर शर्त दिया गया है और ऊपर आपको नियम बताया गया था इसका। अध्यापकों के एक समूह में 2 अध्यापकों की एक समिति कितने विभिन्न तरीकों से चुनी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कुल N बराबर 6 है और चुनना R बराबर 2 है। N बराबर 6, R बराबर 2। 6 अध्यापकों के लिए एक समूह में से 2 अध्यापकों को चुनना है। ठीक है, तो R बराबर 2 हो जाएगा, N बराबर 6 हो जाएगा। तो NCR बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 6C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 6 गुणे 5 बटा 2 गुणे 1। शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया गया था ऊपर, और इसको सॉल्व करेंगे 6 पंचे 30 बटा 2 बराबर 15 आपका आंसर हो जाएगा। एक सम्मेलन में 5 शिक्षक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए, या एक दूसरे का चयन करते हैं, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए, हाथ मिलाने का अर्थ 2 लोगों का चयन करना है, तो NC2 या शॉर्टकट N-1 का 1/2। तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाए गए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो 5 गुणे N के स्थान पर 5 माइनस 1 बटा 2 कर देंगे, तो 5 गुणे 4 बटा 2, 20 बटा 2, ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर जो सूत्र बताया गया था उसे जरूर आप याद रखिएगा। निष्कर्ष एवं अनुमान क्या है। इस टॉपिक में दोस्तों एक कथन या गद्यांश दिया जाता है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर हमें यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष 100% सत्य है, 100% असत्य है, संभवतः सत्य या अनिर्णित है। चलिए नियम यहाँ पर देखते हैं। कथन की सीमा का नियम। नियम क्या है, निष्कर्ष केवल और केवल कथन में दी गई जानकारी से निकलना चाहिए। बाहरी ज्ञान, यदि कोई बात सामान्य जीवन में सही हो लेकिन कथन में ना दी गई हो तो वह निष्कर्ष गलत माना जाएगा। ठीक है, कथन में दी गई बात 100% सत्य होती है, इसे ध्यान रखना है। अतिवादी शब्दों का नियम, यदि निष्कर्ष में अतिवादी शब्द जैसे केवल, सभी, हमेशा, कभी नहीं निश्चित रूप से आए तो वह निष्कर्ष प्रायः असत्य या अमान्य होता है। यदि निष्कर्ष में विनम्र या संभावना दर्शक शब्द जैसे कुछ, हो सकता है, संभावना है आए तो वह प्राय सत्य माना जाता है। रूपांतरण का नियम, कथन A B है, ऑल A आर B, सभी A B है। कथन क्या है, सभी A B है। निष्कर्ष है कुछ B A है, 100% सत्य होगा। निष्कर्ष सभी B A हैं, ये अनिश्चित या गलत होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। कथन क्या है, सभी A B हैं, तो निष्कर्ष में कुछ B A हो सकते हैं, ये सत्य है। निष्कर्ष सभी B A, ये गलत हो जाएगा। नियमवार अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इस वर्ष विद्यालय यक्स के 90% छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। निष्कर्ष है विद्यालय यक्स का शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा है। दूसरा है इस विद्यालय के केवल लड़के ही परीक्षा में पास हुए।
अब यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, या एक और दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। अब देखिए निष्कर्ष एक कथन में दिए गए 90% परिणाम से सीधे तार्किक रूप से निकलता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कहा गया है, इस विद्यालय में यक्स के 90% छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तो विद्यालय यक्स का शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर निष्कर्ष दो देखेंगे, दो में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है तथा लड़के लड़कियों का विवरण कथन में नहीं है, इसलिए ये गलत आपका हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष एक आपका सही माना जाएगा। सभी पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं। निष्कर्ष कुछ ज्ञानवर्धक वस्तुएं पुस्तकें होती हैं, सभी ज्ञानवर्धक वस्तुएं पुस्तकें होती हैं। अब यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही है, तो नियम 3 आपको ध्यान रखना है, सभी ए बी में है से केवल कुछ बी ए हैं ही निष्कर्षित होता है। तो निष्कर्ष एक सही है और गलत दो यहाँ पर गलत है, केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। कुछ ज्ञानवर्धक वस्तुएं पुस्तकें होती हैं, यही आपका सही माना जाएगा। कथन, पेड़ों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। निष्कर्ष है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। पेड़ों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कथन है, निष्कर्ष है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। यदि पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पर निष्कर्ष कथन एक तर्क का सीधा और सही समाधान दर्शाता है, इसलिए पहला यहाँ पर सही है। दूसरा अतिवादी है, क्योंकि पेड़ ना कटने से गैस की मात्रा शून्य हो सकती है, तो गलत है। तो यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा, पेड़ों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। निष्कर्ष है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो ये निष्कर्ष निकल रहा है, बिल्कुल सही है। यदि पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड शून्य हो जाएगी, ये आपका गलत हो जाएगा। अक्षर एवं संख्या श्रृंखला यहाँ पर देख लेते हैं। इस टॉपिक में अक्षरों या संख्याओं का एक विशिष्ट क्रम दिया जाता है, जिसमें लुप्त पद या गलत पद ज्ञात करना होता है। यह मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार का होता है, संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। तो संख्या श्रृंखला के नियम यहाँ पर देखते हैं। पहला है अंतर का नियम, जब संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हो या घट रही हो तो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ट्रिक क्या है, यदि अंतर समान ना हो तो अंतर का भी अंतर निकालते हैं। चलिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे 5, 9, 17, 33, 65, आगे क्या आएगा आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखेंगे, 5 के बाद 9 है, मतलब +4 हुआ है। 9 के बाद 17 है, +8 हुआ है। 17 के बाद 33 है, 16 हुआ है प्लस। 33 के बाद 65 है तो 32 हुआ है। तो पैटर्न क्या है, अंतर प्रत्येक बार दुगुना हो रहा है। पहले 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, दुगुना हो रहा है। तो अगला अंतर 32 का दूना 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 में 64 जोड़ देंगे, 129 हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा नियम है वर्ग एवं घन का नियम। जब संख्याएं तेजी से बढ़ रही हों तो वर्ग या घन का पैटर्न चेक करते हैं या क्यूब का पैटर्न चेक करते हैं। जैसे श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 9, 28, 65, 126 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए क्यूब 2 के लिए, यहाँ पर 2 के लिए देखिए ए क्यूब + 1 बराबर 2 हो जाएगा। और 9 के लिए 2 क्यूब + 1 करेंगे 9 हो जाएगा। जैसे 9 के लिए 2 क्यूब + 1 करेंगे। इसी तरह से 28 के लिए 3 क्यूब + 1 करेंगे, 3 × 9 = 27, 1 28 हो जाएगा। 65 के लिए 4 क्यूब + 1 करेंगे। 126 के लिए 5 क्यूब + 1 करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आगे क्या होगा, इसके आगे हम कर देंगे 6 क्यूब + 1, 216 + 1 217। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे। अक्षर श्रृंखला के नियम यहाँ पर देखेंगे। एकांतर क्रम नियम, जब श्रृंखला में अक्षरों का उतार चढ़ाव हो तो पहले अक्षर का तीसरे से और दूसरे का चौथे से संबंध चेक करते हैं। जब श्रृंखला में अक्षरों का उतार चढ़ाव हो तो पहले अक्षर का तीसरे से और दूसरे का चौथे से संबंध चेक करते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ACFJO, आगे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए पहले स्थान पर है, फिर यहाँ पर सी आया है, सी तीसरे स्थान पर है, मतलब +2 हुआ है। फिर एफ है, एफ 6वें स्थान पर है, +3 हुआ है। फिर यहाँ पर जे 10वें स्थान पर है, +4 हुआ है। फिर यहाँ पर ओ 15वें स्थान पर है, +5 हुआ है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 2, 3, 4, 5 के क्रम में बढ़ रहा है। तो आगे 15 के बाद क्या करेंगे, 5 के बाद 6 कर देंगे, 21 हो जाएगा। 21वां अक्षर यू होता है, तो यू आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से चेक करना है। सतत अक्षर श्रृंखला नियम, खाली स्थानों में अक्षरों का एक निश्चित समूह दोहराया जाता है। जैसे ABC, फिर ABC, फिर ABC, इस तरह से। चलिए इस पर बेस्ड देखते हैं प्रश्न। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह इसे पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए खाली स्थान में
या तो आप 3-3 का जोड़ा बनाएंगे या 4-4 का बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। पदों को 3-3 के समूह में बांटेंगे तो इस तरह से बनेगा, और 4-4 के समूह में बांटेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो सही क्रम से भरने पर पैटर्न आपका AABC बनता है। तो A AB ABC इस तरह से इसमें भरा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। वेन आरेख गणितीय संक्रिया यहाँ पर देखते हैं। वेन आरेख गणितीय संक्रिया क्या है? यह दो अलग अलग तार्किक भागों का संयोजन है। वेन आरेख वस्तुओं, श्रेणियों या समूहों के बीच तार्किक संबंधों को वृत्तों द्वारा दर्शाना, ये वेन आरेख है। गणितीय संक्रियाएं दी गई गणितीय श्रृंखला में चिन्हों को बदलकर बॉडमॉस नियम के अनुसार हल करना। चलिए यहाँ पर नियम 1 है, 3 मुख्य स्तंभों का नियम यहाँ पर दिया गया है। पूर्ण समावेशन, पूर्ण संबंध, जब एक वर्ग पूरी तरह दूसरे के अंदर हो, उदाहरण जैसे भारत उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भारत में है। आंशिक समावेशन, जैसे कुछ का संबंध, जब दो वर्गों में कुछ गुण समान हो, जैसे शिक्षक लेखक, कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं। पूर्ण पृथकीकरण, कोई संबंध नहीं, जब दो वर्गों में कोई समानता ना हो, जैसे उदाहरण के लिए कुर्सी मेज दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। चलिए PYQ कुछ MCQ यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उत्तर प्रदेश, कानपुर और भारत के बीच सही से संबंध को दर्शाता है? उत्तर प्रदेश, कानपुर, भारत। तो भारत में आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानपुर। देखिए कानपुर, उत्तर प्रदेश और भारत। कानपुर पूरी तरह से कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भारत के अंदर है। तो सही आरेख क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अंदर समाहित वृत्त होंगे। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अंदर समाहित वृत्त आपका आंसर हो जाएगा। बॉडमॉस नियम का प्राथमिकता क्रम, चिन्ह बदलने के बाद समीकरण को हमेशा बॉडमॉस के क्रम में हल करें। B से ब्रैकेट मतलब कोष्टक, O का मतलब ऑफ मतलब का, D का डिवीजन, M का मल्टीप्लिकेशन, A का एडिशन, S का सब्सट्रैक्शन। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? अब देखिए 20 है, माइनस का अर्थ क्या दिया है? माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देंगे 4। प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग है, प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग कर देंगे, भागे 2। और गुणा है, गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देंगे 6। भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस है, माइनस 5 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 20 माइनस 6, माइनस का अर्थ क्या था? माइनस का अर्थ गुणा था, गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ये भाग चला जाएगा, और 20 दूनी 40 ये हो जाएगा। 40 प्लस 6 माइनस 5, 40 6 46, 46 माइनस 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर हर टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे सभी टॉपिक को यहाँ पर उदाहरण के साथ समझाया गया है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।